conditions for the grant of license of wholesale of the drugs. wholesale कर रहे हैं ड्रग्स की, उसमें जो कंडीशंस थी which comes under the schedule C and C1 वो हम कर चुके हैं. Now today we will discuss about the conditions for the grant of license of wholesale of the drugs which are specified other than schedule C, C1 and X. उसके अलावा जो आ जाती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So conditions for the grant of license for the wholesale of drugs. Conditions for the grant of license for the wholesale of drugs. Now which comes under the categories other than specified in schedule C and C1. हम C और C1 में जो कंडीशंस थी वो डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल में. उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारी कंडीशन. अब जो होलसेल करना है, जो ड्रग्स C और C1 शेड्यूल के अंदर नहीं आते, मींस जनरल कैटेगरी की ड्रग्स जो कि जनरल ड्रग्स हैं, उसके बारे में क्या किस तरह की कंडीशंस हैं होलसेल करने के लिए, ताकि होलसेलर अपनी ड्रग्स की सेल कर सके रिटेलर को, ठीक है, और परचेज कर सके, जो भी मैन्युफैक्चर है डिफरेंट मैन्युफैक्चर से रिटेल कर सके. तो उसमें क्या क्या इनके लिए क्या कंडीशंस है जो कि फुलफिल करेगा तभी उसको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा. तो इसमें सबसे पहले आपको ये भी बताया कि आप कंपैरिजन करोगे तो मोस्टली सबकी जितनी भी कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक या दो कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो ये बहुत ही इजी है. अगर आप एक की कंडीशन पढ़ लोगे, सिर्फ जो डिफरेंस है वो देख लोगे तो इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको लर्न करने में. तो लाइसेंस क्या करेगा, सबसे पहले जो डिस्प्ले करना है लाइसेंस को प्रोमिनेंट पार्ट पे, जो प्रोमिनेंट पार्ट है प्रीमिसेस का वहाँ पे डिस्प्ले करना है, ताकि ओपन हो जाए पब्लिक को कि ये ऑथराइज्ड है. ऐसे ही ये होलसेल पे सेल नहीं कर रहे ड्रग्स को. तो इसमें क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस सबसे पहली कंडीशन आगे जाती है. फर्स्ट वन इज डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस. डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस. अब लाइसेंस का डिस्प्ले कहाँ पे करना है, डिस्प्ले करना है, ऐसा नहीं कि उसको रखना है प्रीमिसेस पे. जो प्रोमिनेंट पार्ट है प्रीमिसेस के, ताकि वो विजिबल हो, पब्लिकली विजिबल हो. ऐसा नहीं कि आपने किसी स्टोर रूम है, स्टोरेज वाली जगह पे वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रखा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है. जहाँ पे पब्लिक के साथ आप डील कर रहे हैं, सेल ऑफ द ड्रग, परचेज ऑफ द ड्रग कर रहे हैं, वहाँ पे उसको विजिबल होना चाहिए. तो डिस्प्ले ऑफ द लाइसेंस सबसे पहली कंडीशन है, डिस्प्ले होना चाहिए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस में. उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज कि जो ड्रग परचेज करेगा होलसेलर अलग अलग डिफरेंट मैन्युफैक्चर से जो ड्रग परचेज करेगा, जो कि शेड्यूल C, C1 और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि X के अंडर भी नहीं आती, इसको ऐसे भी लिख सकते हो C1 एंड X. उसको एक्सक्लूड करके, ये तीनों शेड्यूल को एक्सक्लूड करके जो ड्रग्स आती है हमारी जनरल ड्रग्स. तो इसमें वो परचेजिंग कर रहा है, जिससे वो परचेज कर रहा है वो डीलर या मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है पर्टिकुलर ड्रग की, उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो ऑथराइज्ड नहीं है. तो परचेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर या फिर ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज परचेज ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स की
परचेज कहाँ से कर सकता है? होलसेलर बल्क में प्रोडक्ट, अब होलसेलर आपको पता है कि बल्क में अपने पास प्रोडक्ट रखता है, क्योंकि उसने अलग अलग डिफरेंट जो रिटेलर्स होते हैं उनको अपना जो प्रोडक्ट होता है सप्लाई करना होता है। सब रिटेलर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जो रिटेलर होता है वो तो बल्क में नहीं रखता अपने पास प्रोडक्ट, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो होलसेलर से अपना परचेजिंग करता है। तो जो अलग डिफरेंट मैन्युफैक्चर है, ऐसा नहीं कि एक बहुत सारे मैन्युफैक्चर से आप परचेज कर रहा है उससे, तो उन मैन्युफैक्चर में कोई एक आधा मैन्युफैक्चर ऐसा हो जो कि लोकल हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। प्रोडक्शन का भी मैन्युफैक्चरिंग का भी लाइसेंस होना चाहिए, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर लीगली वो ऑथराइज्ड नहीं है प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वो भी एक तरह का इलीगल माना जाएगा जो उससे परचेज कर रहा है ड्रग को। तो परचेज हो रहा है ड्रग की कहाँ से? लाइसेंस्ड डीलर से या फिर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर से। तो हम कह सकते हैं इसको कि आप जब भी परचेजिंग कर रहा है कोई भी होलसेलर ड्रग की, तो वो किससे करना है? लाइसेंस्ड डीलर, उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरर। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, नेक्स्ट क्या कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस? दैट इज कि जो भी सेल हो रही है ड्रग की होलसेल रेट पे, वो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की प्रोविजन के अंडर ही होनी चाहिए, ऐसे सेल नहीं कर सकते। उसके बाद जो ड्रग्स है जिसको सेल कर रहे हैं, होलसेलर किसको सेल करेगा? रिटेलर को। अब ये होलसेलर है, होलसेलर का काम क्या होता है? बल्क में प्रोडक्ट परचेज करना। और रिटेलर, रिटेल शॉप होती है जो, रिटेलर कौन सी शॉप होती है? केमिस्ट शॉप हो गया, कोई मेडिकल स्टोर है, मार्केट में जितनी भी शॉप्स होती है वो रिटेलर शॉप्स होती हैं। वो होलसेलर किसको सेल करता है? रिटेलर को। अब आपको पता होगा वो मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर वाले के पास भी एक लाइसेंस होना चाहिए फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। ऐसा नहीं कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, रिटेलर की शॉप खोल रखी है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसको भी वो नहीं सेल कर सकता। जैसे वो परचेज नहीं कर सकता ड्रग्स को जिसके पास, जिस मैन्युफैक्चरर या डीलर के पास लाइसेंस नहीं है, वैसे ही वो होलसेलर रिटेलर को ड्रग्स सेल नहीं कर सकता, मेडिसिन सेल नहीं कर सकता जिन रिटेलर के पास लाइसेंस नहीं है। तो ये भी नेक्स्ट कंडीशन हो गई कि होलसेलर सेल करेगा ड्रग को, सेल ऑफ ड्रग जो रिटेलर को कर रहा है उसके पास क्या होता है? लाइसेंस should be that retailer should be licensed, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे वो सेल नहीं कर सकता। So this is the another condition for which is required to grant the license for wholesale of drugs, और जो कि शेड्यूल सी excluded the schedule C, C1 and X। जो नेक्स्ट ये जो कंडीशन है ये हर जगह अप्लाई नहीं होती। अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिसिन को सप्लाई करना है, तब ये कंडीशन नहीं लागू होती कि आप किसी हॉस्पिटल में अगर सेंड कर रहे हैं तब भी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके केस में नहीं होता। या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है वेजिटेटिव ऑयल प्रोडक्ट्स की या फिर नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, उस केस में भी ये कंडीशन आप एप्लीकेबल नहीं होती। या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर परचेज करता है ड्रग की फॉर द वेलफेयर पर्पस के लिए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर परचेजिंग हो रही है किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू, तब भी ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो दीज आर द कंडीशंस, ये कंडीशन थी होलसेल करने के लिए। किसकी? जनरल प्रोडक्ट जो कि शेड्यूल सी, C1 में भी नहीं आते और X में भी नहीं आती, उनकी होलसेल की ये कंडीशन थी। अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है कि हम ये कर चुके हैं कि जो C1 में आ रहे हैं यानी एंटीबायोटिक्स आ गए, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, वो भी कर चुके हैं। अब जिनको लाइसेंस चाहिए जो कि जनरल ड्रग्स आ गई, उसके लिए जो कि शेड्यूल C, C1 और X में नहीं आता, उसको एक्सक्लूड करके
अब हम जो हमारी जो लास्ट हमारा जो कैटेगरी है फॉर द होलसेल ऑफ द ड्रग दैट इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। अब जो शेड्यूल एक्स के अंदर स्पेसिफाई है उसकी होलसेल के लिए किस तरह की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है ताकि उसको एक लाइसेंस ग्रांट किया जाए। सो यू कैन से दैट नेक्स्ट हमारा है कंडीशंस for the grant of license for the wholesale of drugs जो किसमें स्पेसिफाइड है दैट इज स्पेसिफाइड ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। अब आपको ये तो पता है कि शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी होती है, नारकोटिक्स। जो कैटेगरी है ड्रग की, नारकोटिक्स आ जाती है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाती है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, सिडेटिव्स आ जाते हैं, ये सारी ड्रग्स आ जाती है इसमें शेड्यूल एक्स में। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन तो सिमिलर है कि प्रीमिसेस पे आपका जो लाइसेंस है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस इन प्रीमिसेस पे प्रोमिनेंट पोजीशन पे डिस्प्ले। पहली कंडीशन सेम है, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। ठीक है, प्रीमिसेस पे लाइसेंस डिस्प्ले होना चाहिए जो कि पब्लिक को विजिबल हो, इस तरह से होना चाहिए। जब भी कोई परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है ड्रग की, जो भी हो रही है, जो भी डीलिंग हो रही है होलसेल प्रीमिसेस पे, तो वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए लाइसेंस का एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस। सेम है ये कंडीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है, जो ड्रग की परचेजिंग हो रही है वो कहाँ से, नेक्स्ट कंडीशन भी हमारी सेम है कि ड्रग जो परचेज हो रही है जैसे वो भी लाइसेंस्ड, जो मैन्युफैक्चरर है वो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर के साथ होनी चाहिए। यानी कि जो उस साइकोट्रोपिक नारकोटिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास भी अपना सारी लीगल रिक्वायरमेंट विद लाइसेंस के साथ होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी बिल्कुल सिमिलर है इसके, दैट इज परचेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम लाइसेंस्ड डीलर और मैन्युफैक्चरर। इससे जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस्ड डीलर और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये भी सिमिलर है बिल्कुल, जो कि स्पेसिफाई थी जनरल ड्रग्स के केस में। अब उसकी जो नेक्स्ट जो हमारी इसकी नेक्स्ट कंडीशन है वो भी सिमिलर है कि इसमें जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंडर ही जो ड्रग्स है उसकी होलसेल ऑफ द ड्रग की सेल होनी चाहिए उन प्रोविजन के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आ जाती है वो भी बिल्कुल सिमिलर है कि होलसेलर क्या है, अब शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स है, ठीक है, जहां से क्या होगा उसकी सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है होलसेलर। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड कंडीशन है दैट इज ऑल्सो सिमिलर विच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द शेड्यूल इन द जनरल ड्रग्स के केस में हमने डिस्कस किया है कि होलसेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है रिटेलर को, डिफरेंट रिटेलर को वो सेल कर रहा है, रिटेलर की शॉप्स है उनको सेल कर रहा है। तो दैट रिटेलर शुड ऑल्सो होल्ड द लाइसेंस टू सेल द ड्रग्स ऑन द रिटेल प्राइस। उस रिटेलर के पास भी लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, ताकि वो उन ड्रग्स को जो कि दैट इज नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक, सेडेटिव्स, ये ड्रग्स आ जाती हैं जो कि शेड्यूल एक्स में आ रही हैं, उनको सेल करने का भी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज कि होलसेलर सेल कर सकता है रिटेलर को लाइसेंस्ड
retailer sale of drugs जो कि शेड्यूल एक्स में कवर होती है, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, इसकी सेल कर सकता है जो कि रिटेलर के पास लाइसेंस है, लाइसेंस होल्ड करता है। ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है इसी केस में, रिटेलर के केस में, कि रिटेलर को अगर वो सेल करना है। अगर हम बात करें एप्लीकेबल कहाँ नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने इस केस में पढ़ा था, जो कि जनरल ड्रग्स के केस में पढ़ा था, कि अगर हॉस्पिटल में सप्लाई करना है या फिर किसी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो होलसेल ड्रग है उसका सप्लाई करना है, नारकोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना है, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको परचेज कर रहा है, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। So all the conditions are similar except one condition, एक कंडीशन को छोड़कर बाकी सारे कंडीशंस क्या है, सिमिलर है। दैट इज जो लाइसेंसी है वो क्या करेगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको अपनी जो इनवॉइस है जिसपे वो सेल करता है रिटेलर को जो रिटेलर डीलर है उसको सेल करता है, उसका इनवॉइस, उसकी कॉपी किसको सेंड करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, कि उसके पास इतना प्रोडक्ट पड़ा था उसने ये सेल कर दिया। क्योंकि ये किस केस में है, ये सिर्फ ओनली जो ड्रग्स दैट कम्स अंडर शेड्यूल एक्स, जो कि शेड्यूल एक्स में आ जाती है, उसी केस में ये चीज एप्लीकेबल है कि वो इनवॉइस जो भी सेल है, सेल इनवॉइस को आगे जो उसकी कॉपीज है वो किसको सेंड करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, जिससे एक तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये पता लग जाएगा कि जितनी इसके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, कि इतना इसके पास प्रोडक्ट था इसने इतना रिटेलर को दिया है, उतना रिटेलर को सेल कर दिया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशंस which are used to grant for a license for the wholesale of drugs। और इसमें हमने 3 कैटेगरीज की थी, एक तो फॉर इन द केस ऑफ जनरल ड्रग्स, जो कि जनरल ड्रग्स आ जाती हैं दैट आर नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी, C1 एंड X, और एक हमने किया था कौन सी कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ग्रांट अ लाइसेंस for the antibiotic blood related products that come under the schedule C and C1, और उसके बाद जो स्पेसिफाइड है इन द शेड्यूल X, जो कि नारकोटिक्स के केस में, साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केस में हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हमने रिटेलर के बारे में पढ़ लिया कि रिटेल जो रिटेल करते हैं ड्रग्स का, रिटेल पे सेल करते हैं, उसके बाद हमने होलसेल भी पढ़ लिया। अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। आपको ये भी बताया था कुछ वेंडर्स होते हैं जो कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ड्रग्स की फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। उसके लिए भी कोई कुछ कंडीशंस होती हैं क्या, तो वो देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट हमारी कंडीशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मोटर व्हीकल। अब इसको भी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वो 2 कैटेगरी कौन सी है, एक तो जो कि लाइसेंस उसी को मिले, उसी को ग्रांट किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक तो जनरल ड्रग्स के केस में जो ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल C एंड C1 के केस में, और द ड्रग्स दैट कम्स अंडर द शेड्यूल अदर देन C, C1 एंड X। ठीक है, तो
ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है मोटर व्हीकल के थ्रू, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सेल करनी है ड्रग की, वो सिर्फ दो कैटेगरी के केस में ही हो सकता है। एक तो जो जनरल ड्रग्स आ जाती हैं जो कि शेड्यूल सी, C1 और X में नहीं कवर होती, और एक वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि विच कम्स अंडर शेड्यूल C एंड C1, जो कि C और C1 में आ जाती है, यानी एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वो सब इसमें आ जाती है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए। एक्स के केस में डिस्ट्रीब्यूशन मोटर व्हीकल के थ्रू जो नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उनकी सेल नहीं कर सकते, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो इनकी कंडीशन पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो इसकी कंडीशंस भी बिल्कुल सिमिलर सी हैं जैसे कि हमने इसमें पढ़ी थी होलसेल ऑफ दी C, C1 और X के केस में, जो नहीं एक्सक्लूड करती। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C एंड C1, क्या कंडीशंस हैं टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C एंड C1 ड्रग्स के केस में। सबसे पहले जो सिमिलर है दैट इज पॉइंट दैट डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस एट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस, लाइसेंस का डिस्प्ले, पहला पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। अब इसका कंपैरिजन करके करते हैं। तो शेड्यूल सी जो जनरल ड्रग के केस में, इसमें भी जो डिस्प्ले है लाइसेंस का प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस, जहाँ पे भी प्रीमिसेस है या फिर मोटर व्हीकल, जो भी व्हीकल यूज कर रहे हैं उस व्हीकल में डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो भी जहाँ से भी परचेजिंग कर रहे हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो उससे पहले परचेज किया जाएगा। जो भी ड्रग प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है उस मैन्युफैक्चरर और डीलर के पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन का लाइसेंस होना चाहिए। ये दोनों के केस में है, जो जनरल ड्रग्स है उसके केस में भी आ जाता है, और जो एंटीबायोटिक्स वगैरह शेड्यूल C और C1 में उसमें भी कॉमन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें परचेज ऑफ ड्रग्स दोनों में कॉमन है, परचेज ऑफ ड्रग्स licensed from licensed डीलर और मैन्युफैक्चरर, दोनों के केस में है ये। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है जो कि लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए, वो भी सिमिलर है कि डिस्ट्रीब्यूशन अब सेल, या तो परचेज होगी। अब आ गया नेक्स्ट सेल, ड्रग की सेल भी उसको कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसको कर सकते हैं जिसके पास लाइसेंस हो आगे सेल करने का, रिटेल उस रिटेलर को ही दे सकते हैं। और ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स के लिए, RMPs के लिए, या फिर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर हम सेल कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज कर रहा है, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो शेड्यूल C, C1 की ड्रग हो या फिर जनरल ड्रग्स हो, जो जनरल कैटेगरी में आती है, दोनों के लिए ही सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें, जो भी ड्रग है वो सेल कर रहे हैं उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद जो भी अगर जिस भी ड्रग की सेल का परमिशन नहीं मिला हुआ है उस ड्रग को सेल नहीं कर सकते, चाहे वो शेड्यूल C, C1 वाले हैं या फिर जनरल ड्रग की सेल कर रहे हैं, उसको सेल नहीं कर सकते। सो दिस इज, और इसमें क्या करते हैं, जो लाइसेंसी है उसके पास क्या होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। उस रिकॉर्ड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, डेट होनी चाहिए मेंशन, ठीक है। परचेज जो है वो मेंशन होनी चाहिए, कब परचेज किया है, नेम और एड्रेस होना चाहिए उस पर्टिकुलर फर्म से जिससे परचेजिंग की और जिसको सेल कर दिया, उसका डिटेल होनी चाहिए। नेम एंड क्वांटिटी, ड्रग की नेम और उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कितनी ड्रग की क्वांटिटी है, उसका बैच नंबर। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मेंशन होनी चाहिए दोनों में, चाहे वो C1 में आ रही है चाहे वो जनरल ड्रग्स के केस में आ रही है। अब बात आती है रिकॉर्ड की, ये पॉइंट तो सारे सिमिलर थे। जो रिकॉर्ड है C1 के केस में, तो इसमें जो रिकॉर्ड है वो कम से कम 3 साल के लिए संभाल के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और उसमें जो लाइसेंसिंग
जैसे अगर जो भी ऑनर है, व्हीकल का ऑनर है, अगर वो ऑनरशिप चेंज हो रही है तो 7 दिन के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बता देना चाहिए। वैसे ही सिमिलर इसमें है, चाहे वो CC1 की ड्रग्स आ रही है या फिर जनरल ड्रग्स आ रही है। तो इसमें जितनी भी जो ड्रग्स है ऑनर के थ्रू व्हीकल यूज करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, अगर उसका ऑनर चेंज हो रहा है तो उसके पेपर्स चेंज होंगे, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चेंज होगी। तो विद इन 7 डेज के अंदर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको ये कन्वे करना पड़ेगा कि ये जो इसका व्हीकल है ये ऑनर है, इसकी ऑनरशिप चेंज हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द conditions which are required to grant license for the wholesale of the drugs, retail of the drugs and distribution of the drugs from the motor vehicle। तो almost जितनी भी conditions है, these all conditions are mostly similar। ये सारी conditions क्या है, similar है। सिर्फ एक या दो कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें क्या है थोड़ा डिफरेंस है, वो भी होलसेल रिटेल के केस में, ठीक है, और अदर शेड्यूल्स के केस में। जनरल ड्रग्स के लिए अलग है। अब इसमें बात की गई इसमें दो ही कैटेगरी क्यों है, एक्स क्यों नहीं मेंशन है, क्योंकि एक्स जो ड्रग्स होती हैं दैट ड्रग्स आर नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक, वो नार्कोटिक्स आ जाती हैं और साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाती हैं। उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन हम मोटर व्हीकल के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या चांसेस होता है, मिस यूज का भी चांसेस हो सकता है कि वो ड्रग्स कैसी है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, तो उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू द मोटर व्हीकल वो अलाउ नहीं होता, उसके लिए लाइसेंस भी ग्रांट नहीं किया जाता। तो ये हमारी कंडीशंस थी सारी रिटेल के लिए भी, और चाहे वो रिटेल का लाइसेंस चाहिए हो, रिटेल सेल करनी हो, होलसेल सेल करनी हो, जनरल लाइसेंस है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द मोटरसाइकिल जो भी ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।